मैं प्रदीप मिश्रा, वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस में सीआईडी में डीएसपी पद पर मैं पदस्थ हूँ और मेरा जो बेसिक जॉब है वो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ। लंबे समय से आप ऐसी मुहिम पर काम कर रहे हैं जो अमूमन व्यक्ति सोचता ही है, करता नहीं है। आप जय हिंद शिक्षा संस्थान चला रहे हैं और उसके माध्यम से आप निःशुल्क सिविल सर्विसेज के लिए आप ट्रेनिंग देते हैं, सब इंस्पेक्टर के लिए ट्रेनिंग देते हैं। इस सोच को लेकर आपने किस प्रकार से मन में विचार आपके आया कि मुझे ये काम करना है? एक्चुअली बहुत समय से मन में था, ये पढ़ना पढ़ाना मेरा शुरू से जुनून रहा है। और ये बात है वर्ष 2011 की। 23 जनवरी 2011 को हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन था। उसी दिन और उससे पहले से चूँकि विचार था मेरे मन में, तभी एक विचार आया, क्यों ना मैं एक संस्थान ऐसा डालूं जिसका नाम जय हिंद के नाम पर हो। और जैसे नेताजी ने एक बड़ी फौज तैयार की थी, मैं नेताजी तो नहीं लेकिन मैं भी इस देश के लिए समर्पित सिपाही तैयार कर सकूं, जो मध्य प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में, विभिन्न थानों में जाएं और मानवता की सेवा के लिए कार्य करें। यही सोचकर मैंने ये संस्थान डाला और पिछले 11 साल से लगातार ये संस्थान चल रहा है। आज इस संस्थान में 300 से अधिक विद्यार्थियों का शासकीय जॉब में चयन हो चुका है, जिनमें से 200 से अधिक केवल पुलिस डिपार्टमेंट में गए हैं। तो ये जो आपने जय हिंद शिक्षा संस्थान की स्थापना की है, जिसके माध्यम से आप बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर करके दिखाएं और एक अच्छी पोस्ट पर काम करें। तो जाहिर है कि ये एक ऐसा विषय है मिश्रा जी, जिस पर हम देखते हैं कि अलग अलग कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी फीस लेकर लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आपके मन में ये निःशुल्क शिक्षा देने का विचार कैसे आया, क्योंकि ये भी एक बड़ी चुनौती है? एक्चुअली हुआ यही कि मुझे लगा कि गवर्नमेंट मुझे जितना पेमेंट करती है मेरे गुजर बसर के लिए पर्याप्त है। और जितने बच्चे गांव देहात से, दूर देहात से जब आते हैं भोपाल में, तो सबसे पहले उनके सामने एक बड़ी चुनौती होती है कि वो कौन से संस्थान में जाएं, ताकि अगर वो फीस दें तो उन्हें पूरी ईमानदारी से वहाँ शिक्षण भी उसी अनुपात में मिले। बच्चों के साथ एक समस्या ये भी होती हैं कि वो रहें कहाँ, खाना कहाँ खाएं, इन सब बातों को लेकर बहुत ज़्यादा जद्दोजहद होती है। मैं जब कौन बनेगा करोड़पति में 2011 में 25 लाख रुपए जीता था, तब मुझे लगा शायद अब मेरी मुहिम आगे बढ़ सकती है। मुझे जो भी पैसा मिला केबीसी खेलकर, उस पूरे पैसे को मैंने पूरी तरह से बच्चों को समर्पित करते हुए, रेडक्लिफ स्कूल के पीछे एक बिल्डिंग है, उनकी खंडहर बिल्डिंग हुआ करती थी, मैंने उस बिल्डिंग के रेनोवेशन पर पूरा पैसा खर्च किया, सिर्फ यही सोचकर कि जब भी बच्चे आएँ, गरीब बच्चे आएँ, तो मैं उनके कल्याण के लिए काम कर सकूं। दूसरा, चूँकि पिताजी रिटायर हो गए थे, उनकी भी इच्छा थी कि उनको कुछ काम मिल जाए, तो पिताजी ने भी कुछ पैसा खर्च किया। इस तरह से हमने जय हिंद शिक्षा संस्थान हमारे पिताजी को ही समर्पित है और वो लगातार, वो मेरी मिसेज, हम लोग सब मिलकर इस संस्थान को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो हमारी ये कोशिश थी, बच्चा जब यहाँ पढ़े तो जितने गरीब बच्चे हैं उनसे 1 रुपया भी शुल्क ना लिया जाए। अब ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाएं तो बिना पैसे के तो ऑर्गेनाइजेशन चलता नहीं है। इसलिए जो बच्चे थोड़े सामर्थ्यवान हैं उनसे उतनी फीस ली जाती है जितना उन पर खर्च किया जाए। लेकिन ये सब संस्थान को सुचारू रूप से चलाने के लिए है। जितने गरीब बच्चे हैं, हमारी कोशिश है उन्हें हम बिल्कुल निःशुल्क दें। यहाँ तक कि जय हिंद शिक्षा संस्थान के हॉस्टल में आज भी 33% बच्चे निःशुल्क खाना भी खाते हैं, रहते भी हैं। हमने वहाँ भी ये मुहिम चलाई है कि बच्चे जो वास्तव में ऐसे हैं, जो हैंड टू माउथ हैं, लेकिन पढ़ने में बहुत रुचि है, हम उन्हें पूरी हॉस्टल फैसिलिटी भी फ्री प्रोवाइड करवाते हैं। और यही सोचकर हमने ये काम किया और आज लगातार उस मुहिम पर हम चलते चले आ रहे हैं। अब हमने ये सोचा कि मध्य प्रदेश स्तर पर क्यों ना प्रतिभाशाली छात्रों को हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि उन्हें न सिर्फ निःशुल्क शिक्षा मिले बल्कि सफलता की भी गारंटी मिले। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए इस वर्ष जय हिंद शिक्षा संस्थान सुपर 50 MPSI के लिए और सुपर 30 MPPSC के लिए एक बड़ी योजना बनाकर और उस पर अमल करने जा रहा है। मिश्रा जी, ये 2011 से आप ये कार्यक्रम चला रहे हैं, मतलब ये शिक्षा की सेवा में आप लगे हुए हैं और जय हिंद शिक्षा संस्थान आपने नाम दिया है। शिक्षण क्यों नहीं दिया इसका नाम? शिक्षण शब्द का जो अर्थ है वो सीमित है। किसी एक क्षेत्र विशेष में विशेष विधा के प्रशिक्षण के लिए शिक्षण शब्द का प्रयोग किया जाता है और शिक्षा एक व्यापक शब्द है। इसके माध्यम से
व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, जहाँ वहाँ विभिन्न विधाओं में उसे पारंगत किया जाता है, ऐसे संस्थान को शिक्षा संस्थान कहते हैं। और जब एक ही विधा में तैयार किया जाता है तो उसे शिक्षण संस्थान कहते हैं। मैं नहीं चाहता था मेरा ये संस्थान एक विधा तक सीमित रहे, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, इसलिए मैंने इसका नाम शिक्षण संस्थान रखा। तो 2011 से अब हम 2022 में प्रवेश कर चुके हैं, तकरीबन 11 साल आपके संस्थान को हो गए हैं। तो इतने 11 वर्षों में आपने क्या देखा है कि इस मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति विद्यार्थियों की रुचि कितनी बढ़ी है और वो आपसे जुड़कर क्या महसूस कर रहे हैं? इसमें जो विद्यार्थी मेरे से जुड़े और पूरे तन मन से जुड़े, ज़्यादातर विद्यार्थियों ने सफलताएं हासिल की। और मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर विद्यार्थी जय हिंद शिक्षा संस्थान के मानकों पर खरे उतरते हैं तो ये जो सुपर 30 और सुपर 50 बनाया है, ये विद्यार्थी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। लेकिन विद्यार्थियों में एक प्रॉब्लम है, ख़ासतौर से मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों में मैंने एक चीज़ देखी है कि आग लगने पर कुआं खोदते हैं। जब जॉब आएगा, वैकेंसी निकलेगी, तब पढ़ना शुरू करते हैं। कोरोना पीरियड में ज़्यादातर विद्यार्थियों ने निराश होकर पढ़ना छोड़ दिया और इत्तेफाक रहा पिछले 5 साल से वैकेंसी का भी सूखा रहा, वैकेंसी आई नहीं, तो विद्यार्थी बहुत हतोत्साहित हो गए। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, अब मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, तो निश्चित रूप से सरकार का भी ध्यान इस ओर है और सरकार काफ़ी वैकेंसीज़ निकालने जा रही है। ये पिछले समय हमने देखा है, व्यापम का जो इनका टाइम टेबल पड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारी वैकेंसी वो दिखा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम लगभग हर सप्ताह 10 दिन में एक नई वैकेंसी दिया करेंगे। इस तरह से वैकेंसीज़ की झड़ी लग जाएगी। तो विद्यार्थी अगर अभी भी तैयार हो जाएं तो मुझे नहीं लगता अच्छे विद्यार्थियों को अगले 1 साल में जॉब ना मिले। तो मिश्रा जी, हम जानना चाहते हैं कि जो विद्यार्थी आप तक पहुंचते हैं उनमें आप किस प्रकार का जो स्किल डेवलप करना चाहते हैं ताकि वो न सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करें बल्कि कुछ अगर उनके भीतर कौशल है तो वो भी उजागर हो सके? हम ये चाहते हैं, सबसे पहले तो विद्यार्थी की दिनचर्या सही होनी चाहिए। आज मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि आज 98% विद्यार्थी एक सर्वे के अनुसार रात में पढ़ते हैं। और मैं ये चाहता हूँ, मैं ही नहीं, हमारे साधु संत सन्यासी ऋषि मुनियों ने ये सिखाया है कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विद्यार्थी पढ़े तो निश्चित रूप से देवीय गुण उसके अंदर प्रसारित होते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है। लेकिन आज विद्यार्थी रात में पढ़ते हैं। मैं सबसे पहले विद्यार्थियों की दिनचर्या बदलना चाहूँगा। उनसे मेरा यही निवेदन है कि रात को 10 बजे सोएं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठें। 6 घंटे की नींद लेने के बाद विद्यार्थी जब पूरे जोश के साथ, लगन के साथ, जब सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर जब प्रवाहित होती है सुबह, उसमें पढ़ेगा तो विद्यार्थियों में निश्चित रूप से अच्छे गुणों का प्रसार होगा और ऐसे विद्यार्थी समाज कल्याण के लिए सोचेंगे। रात में तंत्र मंत्र विद्याएं फलीभूत होती हैं और जब निशाचरी विद्याएं फलीभूत जिस काल में होंगी, जिस समय में होंगी, जब नकारात्मक ऊर्जा का सृजन होता है, जहाँ वहाँ पर आप सफलता प्राप्त कर भी लिए तो वैसे ही साबित हो गए जैसे रावण विद्वान तो था लेकिन उसमें कहीं ना कहीं दैवीय गुणों की कमी थी। तो ऐसे विद्वान हमें नहीं बनाने हैं। विद्यार्थी चाहे छोटे से जॉब में क्यों न जाए, अगर समाज कल्याण की भावना से ओतप्रोत है तो वो भी समाज के लिए बहुत बड़ा वरदान है। यही सोचकर हम ये संस्थान चला रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अब वर्तमान में जो युवा हैं वो बहुत छोटी सी परेशानियों को एक बड़ी बना लेते हैं और उसके बाद गलत कदम उठाने को विवश हो जाते हैं। एक प्रतियोगी परीक्षा में पास नहीं हो पाए तो फिर उनका जो धैर्य है, जो संबल है, वो भी जवाब दे जाता है। तो ऐसे लोगों को आज कितनी ज़रूरत है कि वो पेशेंस रखें और साथ में कुछ एक्स्ट्रा जॉब भी ग्रहण करने की कोशिश करें ताकि उनका जो जीवन है वो सफलता की ओर अग्रसर हो सके? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज हर युवा ये चाहता है कि उसे गवर्नमेंट जॉब मिले। इसमें कोई दो मत नहीं। आज मध्य प्रदेश की जनसंख्या 8 करोड़ है और शासकीय जॉब अगर कुल हम देख लें, इस समय मध्य प्रदेश में 6 लाख के आसपास शासकीय नौकरियां हैं, तो 1% भी नहीं है जनसंख्या का। अब ऐसे में अगर सभी लोग ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट उन्हें जॉब दे दे तो ये तो मेरे ख्याल से ऐसा सोचना भी गलत है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, अगर आपने ये ठान लिया है कि आपको शासकीय जॉब चाहिए तो फिर इस बात के लिए भी तैयार रहिए। असफलताएं मिलती हैं तो उनसे सबक लेना है और सबक लेके अपने उन चीज़ों को सुधारिए, उन अपनी हैबिट्स में परिवर्तन लाइए जिनके कारण आपको असफलता मिल रही है।
अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, किसी काउंसलर के पास जाइए, किसी समझदार व्यक्ति के पास जाइए जो आपको ये बता सके कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। और मैं दावा करता हूँ, अगर आप पूरे जुनून के साथ लगे रहोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बेरोज़गार रह जाओ। आपको रोज़गार ज़रूर मिलेगा, सिर्फ जुनून और लगन की आवश्यकता है। विद्यार्थियों, बहुत सारे विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं, लेकिन कितना आगे बढ़ पाते हैं? कई विद्यार्थी रास्ते में कोई 40% आगे जाता है, कोई 50% आगे जाता है, कोई 60% आगे जाता है, हताश होकर लौट आते हैं। लेकिन जिनमें जुनून और लगन होती है, वो अंततः अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। और आपको भी मंजिल मिलेगी। बस दिमाग में ये रखिए कि एवरेस्ट की चोटी 8,850 मीटर अगर ऊंची है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है आप 8,800 मीटर से ही लौट के आ रहे हो सकता है केवल 50 मीटर बचे। अगर उतनी हिम्मत और कर लो तो शायद जिस लक्ष्य को लेकर आप चलें वो पूरा हो जाएगा। सही कहा आपने कि हिम्मत और धैर्य दोनों चीज़ें यदि हम रखेंगे तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि हम कामयाबी की तरफ आगे ना जा सकें। तो मिश्रा जी, आपका जो क्राइटेरिया है वो क्या होता है? आप किस प्रकार से ऐसे बच्चों को तलाशते हैं जो निर्धन हैं, गरीब हैं, उसके लिए किस प्रकार से आप प्रचार प्रसार का सहारा लेते हैं? जी, हमने अभी फ़िलहाल दैनिक भास्कर में भी, भास्कर टीम का मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी इस मुहिम को महत्व दिया और उन्होंने बहुत बड़ा कवरेज दिया भास्कर में। इसके साथ ही भोपाल समाचार पत्र ने भी काफ़ी हद तक इसका प्रचार प्रसार किया। और विभिन्न मीडिया वाले अगर इसमें सहयोग करेंगे तो मैं आज ये बोल रहा हूँ, दूरदर्शन के माध्यम से बोल रहा हूँ, अभी तो सिर्फ सुपर 50 है सब इंस्पेक्टर के लिए और पीएससी के लिए सुपर 30। यदि मुझे सभी का सहयोग मिला तो मैं मध्य प्रदेश में एक दिन इतनी बड़ी टीम बनाऊंगा कि ये सुपर 50 नहीं रह जाएगा, ये सैकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। सुपर 30 नहीं होगा, ये भी आगे बढ़ेगा, बशर्ते मुझे अच्छे बच्चे मिलें। और इसके लिए हमारे अधिकारियों की टीम है, मेरे साथ काफ़ी अधिकारी जुड़े हुए हैं, जिनमें एसपी राजेश मिश्रा साहब हैं, मनु व्यास साहब हैं, मोहिंदर कंवर साहब हैं, एआईजी मैडम इरविन शाह हैं, समीर यादव साहब हैं, रिटायर्ड डीएसपी शरण दुबे जी हैं, ऋतुराज गुप्ता जी हैं। ये वो अधिकारी हैं जो लगातार हमें किसी न किसी रूप में सपोर्ट करते आए हैं। चाहे आर्थिक ज़रूरतें हों तब भी इन्होंने हमारा सपोर्ट किया है और समय समय पर संस्थान में आके प्रशिक्षण का काम किया है। इतने अधिकारियों का संबल मिलता है तो मजबूती अपने आप आ ही जाती है। आपके इस 11 वर्षों के काम को और कितने लोगों ने सराहा है? आपको किस प्रकार का रिस्पांस मिला है, प्रत्युत्तर मिला है? इस दौरान मुझे हमारे माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब हुआ करते थे, एंटोनी डिसा साहब, एक बार उन्होंने अपने कार्यालय में मुझे बुलाकर सम्मानित किया। मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। उन्होंने मेरे लिए काफ़ी प्रयास भी किए, लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद फिर वो प्रयास पूरे न हो पाए। इसके साथ ही विभिन्न राजनीतिक हलकों से भी, चाहे माननीय उमाशंकर गुप्ता जी हों जो हमारे भूतपूर्व गृह मंत्री हुआ करते थे, अथवा नारायण त्रिपाठी जो मैहर तहसील से हैं, वो भी संस्थान में आ चुके हैं। इसके साथ ही आज किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दर्शन सिंह जी, वो भी हमारे यहाँ आ चुके हैं। और समय समय पर आरएसएस के बड़े बड़े जो संगठन में जो पदाधिकारी हैं, उनमें गणेश मिश्रा जी भी हैं और भी बड़े पदाधिकारी, वो लगातार हमारे यहाँ भ्रमण कर चुके हैं। माननीय दिग्विजय सिंह साहब के पास भी मैं गया हूँ, उन्होंने भी संस्थान के लिए सहयोग करने की बात कही थी। मतलब ये सिलसिला काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ी फहरिस्त है जिसने आपके इस काम को सराहा है। वाकई और काबिल तारीफ आप काम कर रहे हैं। और यदि आपसे कोई सीधा संपर्क करना चाहता है, कोई विद्यार्थी आप तक पहुंचना चाहता है और उसमें लगन है, दृढ़ इच्छा शक्ति है आगे बढ़ने की, तो कैसे संपर्क कर सकता है? बहुत सिंपल है। ऐसा विद्यार्थी डिपो चौराहे पर स्थित है, जय हिंद शिक्षा संस्थान, ये साइबर पुलिस का मुख्यालय है, उसके ठीक सामने है, रेड क्लिफ स्कूल के अंदर है। विद्यार्थी, आप कोई भी विद्यार्थी जो वास्तव में पढ़ना चाहता है, नीडी है, जुनूनी है, वो आए, मेरे से संपर्क करे। मैं उसे निःशुल्क शिक्षा देने के लिए भरपूर प्रयास करूंगा। सिर्फ यही नहीं, अगर वास्तव में ऐसा लगा कि वाकई बहुत ज़्यादा नीडी है, तो मैं अपनी तरफ से, जो मेरे पिताजी और मेरी पत्नी जो हॉस्टल चलाते हैं, उनके सानिध्य में ये सब कार्यक्रम किए जाते हैं, मैं वहाँ भी उनको जितना हो सकेगा छूट दिलवाने की कोशिश करूँगा और कम से कम चार्ज में उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं मुहैया कराऊँगा। और ट्यूशन फीस के नाम पर उनसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो इस बातचीत के माध्यम से आप उन युवाओं से क्या कहना चाहते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं और उसे क्लियर करने के लिए तत्परता से काम कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं? मैं युवाओं से एक बहुत बड़ी अपील करना चाहूँगा।
आप ग्रेजुएशन के बाद प्रायः बहुत हरी भरी में रहते हैं और ये सोचते हैं साल 6 महीने में आपको जॉब मिल जाए। विद्यार्थियों, ये कड़वा सच है, आप यकीन करें, कभी भी आज जितना कोर्स है किसी भी परीक्षा के लिए साल 6 महीने में पूरा नहीं होता। विद्यार्थियों, कम से कम 2 साल आपको घनघोर तपस्या करनी पड़ेगी जॉब पाने के लिए। 2 साल से कम में कोर्स अच्छे से तैयार नहीं हो सकता। विभिन्न कोचिंग संस्थान वाले दावा करते हैं 6 महीने में, 8 महीने में आपको तैयार कर देंगे, खड़ा कर देंगे आपको बिल्कुल जॉब के लिए। विद्यार्थियों, अगर एक आध कोई हो जाए तो वो अपवाद हो सकता है, उदाहरण बन सकता है, लेकिन उसको देखकर अगर आप ये सोचें कि सभी हो जाओगे तो विद्यार्थियों, कड़वा सच है, ऐसा नहीं होता। और मेरा ये मानना है, जितने शिक्षक, जितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक बार में या पहली बार में सफलता अर्जित करते हैं, विद्यार्थियों, ऐसा कोई नहीं है जो एक बार में 6 महीने में या साल भर में सफलता अर्जित कर लेता है। ये वो विद्यार्थी होते हैं जो पहले से तैयारी करते हैं। हाँ, पहली बार उन्होंने एग्ज़ाम दिया और सफल हो गए तो कहने को हो जाता है कि वो फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गए, लेकिन उसकी तैयारी उनकी पहले से होती है। दूसरी बात एक और आप ध्यान रखिएगा, किसी भी कोचिंग संस्थान में जाएँ, ऐसे शिक्षक को तलाशें जिसने ज़्यादा असफलताएं झेली हों। विद्यार्थियों, एक बार में जो सफल होता है विद्यार्थी, वो कभी भी अच्छा टीचर नहीं बन सकता, ऐसा मेरा मानना है पर्सनली। अच्छा टीचर वो होता है जो ज़्यादा असफलताओं को झेलता है, जो कई बार मेंस देता है, इंटरव्यू देता है, लेकिन सफल नहीं होता। उसको सफलता के गुण पता होते हैं विद्यार्थियों, उसको बारीकियां पता होती हैं, वो एक अच्छा टीचर साबित होता है। खुद भले ही पास ना हुआ हो, लेकिन वो ऐसे सफल विद्यार्थियों की भीड़ लगा सकता है। उसके पास इतना बड़ा हुनर होता है, उसके हुनर का आप फ़ायदा उठाएं और आगे बढ़ें। इतनी विस्तार से बातचीत की आपने और अपने शिक्षा संस्थान के बारे में हमें बताया, और निश्चित रूप से आपका जो जज्बा है उसको हम सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने जो प्रण लिया है उसमें आपको आगे चल के सफलता मिलती जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके इस काम से जुड़ते जाएंगे। हमसे जो आपने मुलाकात की, इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।